नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस समय कोरोना महामारी चल रही है। देश में लाखों मरीज रोज संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जो मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं है, उनका डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, आज इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवल कुमार अरोरा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि आखिर इस कोविड के माहौल में, ये जो कोविड का दौर चल रहा है, इसमें कुछ सामान्य मरीज भी दवा कराने के लिए आते हैं। ऐसे में आपको इनको देखने में क्या सावधानियां बरतते हैं, किस तरह से क्या क्या सबसे पहले होता है आपके सामने जो मरीज दवा कराने के लिए आता है? जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है देवेंद्र जी आपका। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड को भी मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसे मरीज होते हैं जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, या फिर जो है हाइपरटेंशन के मरीज हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के मरीज हैं। इनको रिकरेंट एक फॉलोअप की जरूरत होती है। तो इन मरीजों को देखना इस समय अति आवश्यक है। अगर हम सारे रिसोर्सेज कोविड की तरफ डेजिग्नेट कर देंगे तो नॉन कोविड मरीजों को जो हम नहीं देख पाएंगे। इसके लिए जो है कुछ सर्टेन तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये हुआ कि जब मरीज हमारे पास आता है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ट्राइएज एरिया। तो अगर आसान भाषा में कहूँ, ट्राइएज एरिया मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि कोशिश करने की, आइडेंटिफाई करने की कि क्या वो मरीज कोविड पॉजिटिव है, क्या वो मरीज कोविड पॉजिटिव हो सकता है, या वो मरीज कोविड नेगेटिव। जैसे कि कई मरीज ऐसे आते हैं जो हमको आकर के कहते हैं कि जो है डॉक्टर साहब हमें कई दिन से बुखार है, कई दिन से सर्दी खांसी जुकाम है ना। तो इन मरीजों को ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाता है फीवर क्लिनिक की तरफ कि भाई मरीज को बुखार है, इनको जो है फीवर क्लिनिक की तरफ भेजा जाए, जहां पे एक डॉक्टर बैठा होगा जो ये असेसमेंट करेगा कि क्या वो फीवर कोविड की वजह से आ रहा है, क्या वो फीवर नॉन कोविड है। तो एक नंबर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ हमारा ट्राइएज एरिया में मरीज हमारे पास आया। जी, अगर जो आप वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर उनको साधारण सर्दी जुकाम वाले डॉक्टर के पास अगर जो भेजा जा रहा है, तो क्या ये डिसाइड करने में वो डॉक्टर क्या ये डिसाइड करते हैं RT-PCR टेस्ट करा करके, या कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये साधारण जुकाम है या कोविड वाला जुकाम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ट्राइएज एरिया में पेशेंट आया, पेशेंट को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, पेशेंट हमसे कंप्लेन करता है, हम उसको फीवर क्लिनिक की तरफ रिडायरेक्ट करते हैं। फीवर क्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर सबसे पहले ये चेक करता है कोविड टेस्टिंग करा करके कि क्या वो मरीज कोविड का मरीज है या नहीं कोविड का मरीज है। तो सैंपल कलेक्शन जो होता है वहां से रिडायरेक्ट करा जाता है सैंपल कलेक्शन के लिए होल्डिंग एरिया में। अब कोविड का एक पर्टिकुलर समय है। अब मान लीजिए पेशेंट हमसे कह रहा है कि हमें जो है भाई 1 महीने से बुखार आ रहा है, और कुछ लक्षण उसमें नापे गए कि हाँ भाई पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है, पेशेंट को डायरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हमें ये कॉमन सिम्टम्स मिल गए तो हमें ये लगा कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो तब हमने उस पेशेंट को रिडायरेक्ट किया होल्डिंग एरिया की तरफ। अगर हमें वो सिम्टम नहीं मिले, पेशेंट ने बोला कि मुझे हल्की सर्दी खांसी जुकाम है, 2 दिन से साफ बुखार आ रहा है और बाकी डायरिया नहीं है, मेरे ऑक्सीजन सैचुरेशन में कोई परेशानी नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें ये लगा कि पेशेंट कोविड नेगेटिव है। अगर पेशेंट कोविड नेगेटिव हुआ तो पेशेंट को स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में आगे भेज दिया गया। लेकिन अगर पेशेंट में जरा भी लक्षण नजर आए तो उनको होल्डिंग एरिया में भेजा गया। होल्डिंग एरिया एक ऐसी जगह है जहां पे जो है सारे मरीजों देखा गया है डॉक्टर जी, कई बार ऐसा देखा गया है डॉक्टर कि जो मरीज हैं, अगर जो वो 1 महीने से बुखार से पीड़ित हैं, कहीं दूसरी जगह दवा करा रहे हैं जी, और सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो क्या उन्हें भी कोविड टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। इस समय बिल्कुल निश्चित आपको बता दूं कि हर बुखार को एज कोविड हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। अगर मरीज ये कहता है कि मुझे बुखार आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे वार्निंग बेल्स बजने शुरू हो जाते हैं कि इस समय हो सकता है कि इस मरीज को बुखार आ रहा है तो उसको कोविड हो। ये जरूरी नहीं है कि उसको ब्रेथलेसनेस हो या ना ब्रेथलेसनेस हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है कोविड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज। तो माइल्ड डिजीज में ये देखा गया है कि ये आवश्यक नहीं है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करे, या फिर ये जरूरी या आवश्यक नहीं है कि मरीज को ब्रेथलेसनेस हो ही हो। तो हमें ये तब पता पड़ता है जब हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करते हैं
हैं, जो कि सबसे तेज, सबसे कारगर टेस्टिंग है। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है रैपिड टेस्टिंग से किट होती है, उसकी एक छोटी सी किट होती है। उस टेस्टिंग किट में जो है हम लोग सैंपल कलेक्ट करके इमीडिएटली डालते हैं और मेरे ख्याल से 45 मिनट मैक्सिमम में जो है हमें रिजल्ट मिल जाता है रैपिड टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के बारे में 2-3 चीजें आपको बता दूं। हमारे पास 3 टेस्टिंग की मोडालिटी है इस समय। नंबर 1 रैपिड टेस्टिंग, नंबर 2 ट्रूनेट टेस्टिंग, नंबर 3 आरटीपीसीआर। रैपिड टेस्टिंग आपको सबसे जल्दी हो जाएगी, 30 से 45 मिनट के अंदर जो है आपके पास रैपिड टेस्टिंग एक छोटी सी किट होती है। जिस तरीके की प्रेगनेंसी की किट्स होती हैं उसी तरीके की रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं। उसमें सैंपल को डाला जाता है, सैंपल को डालते ही 1 लाइन या 2 लाइन आती है। सिंगल लाइन मतलब नेगेटिव, डबल लाइन मतलब पॉजिटिव। ये हो गई रैपिड टेस्टिंग की बात। लेकिन अब आप पूछेंगे कि रैपिड टेस्टिंग अगर हमारे पास है तो फिर जो है सरकार आरटीपीसीआर क्यों प्रेस्क्राइब करती है, या फिर डॉक्टर ये क्यों कहता है कि आरटीपीसीआर कराना आवश्यक है। तो इसके लिए एक बहुत जरूरी बात ये है कि जो रैपिड टेस्टिंग है उसकी सेंसिटिविटी वो कम है। इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है कि रैपिड टेस्टिंग करने के बाद भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन पेशेंट के लक्षण पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम पेशेंट को ट्रूनेट टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ट्रूनेट टेस्टिंग जो होती है ये एक तरीके की पोर्टेबल आरटीपीसीआर ही है, और आरटीपीसीआर पोर्टेबल मतलब इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू आरटीपीसीआर जो ओरिजिनल मशीन है। लेकिन ये भी एक तरीका का आरटीपीसीआर ही है, तो बिल्कुल भ्रमित ना हो कि अगर डॉक्टर ने आपको ट्रूनेट टेस्टिंग लिखी तो कई मरीज हम लोगों से आके कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आपने आरटीपीसीआर नहीं कराया, आपको तो आरटीपीसीआर कराना चाहिए था, आपने ट्रूनेट टेस्टिंग कराई। तो ट्रूनेट टेस्टिंग ये एक तरीके की पोर्टेबल आरटीपीसीआर मशीन ही है। वो आरएनए वायरस के आरएनए को एम्पलीफाई करती है और फिर हमें पता पड़ता है पेशेंट को कोविड है या नहीं। तीसरी टेस्टिंग जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, उसको हम लोग आरटीपीसीआर कहते हैं। आरटीपीसीआर का मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होना और इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो होती है, देखिए अमूमन हमारे पास जो है आरएनए वायरस की टेस्टिंग करने के बहुत ज्यादा तरीके नहीं, ठीक है। तो आरएनए वायरस की टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। आपने डीएनए देखा होगा, 2 तरीके के स्ट्रैंड होते हैं, उसमें गोल गोल स्ट्रैंड होते हैं 2, जो आपस में इंटरवोवन होते हैं, है ना। तो डीएनए को तो टेस्ट करना आसान है भाई, हमारे पास इंसान का डीएनए टेस्ट करने के तरीके हैं, तमाम तरीके हैं। लेकिन आरएनए वायरस में वो जो साइकिल होती है वो हाफ हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो जब वो साइकिल ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं उसको टेस्ट करने का, क्या किया जाए। तो हम एक प्रक्रिया है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, या जब आरएनए से डीएनए बनता है, सॉरी, तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना, डीएनए से आरएनए बनने। तो जब हमें क्या करना है, अगर हमें आरएनए वायरस टेस्ट करना है या आरएनए देखना है, तो हमें उसकी दूसरी चेन की कॉपी बनानी पड़ेगी। तो इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, इस प्रोसेस को। इसीलिए उसका नाम आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसीलिए उसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब दोनों चेन हमारे पास आ जाती है, उस चेन को हम इस्तेमाल करते हैं पहचानने के लिए कि क्या ये वायरस है वहां पे या नहीं वायरस। अब कई लोग हमसे आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आरटीपीसीआर तो आपने लिख दिया, इस आरटीपीसीआर में एक वैल्यू आप बहुत प्रोमिनेंट होती है, सीटी वैल्यू, जिसका आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया है। हर आदमी पूछ रहा है आपकी सीटी वैल्यू क्या है, आपकी सीटी वैल्यू क्या है ना। तो आपको ये बता दूं कि सीटी वैल्यू बेसिकली जब हम आरएनए को एम्पलीफाई करते हैं डीएनए में, उस समय जो है कितनी मशीन कितनी बार गोल गोल घूमी, कितने साइकिल मशीन ने लिए, साइकिल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो साइकिल सीटी वैल्यू का पूरा फुल फॉर्म हुआ साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड का मतलब ये हुआ कि हमारे विशेषज्ञों ने एक बॉर्डर लाइन बना रखा है। ये बॉर्डर लाइन ये है कि मशीन इतनी बार घूमी और उसने इतने चेन के साइकिल बनाए, तो जो है हमें आरएनए या जो भी हमारा वायरस है उसको हमने डिटेक्ट किया। जब ये कम घूमी मशीन, यानी कि सीटी वैल्यू कम आई, और जब ये ज्यादा घूमी मशीन, इसका मतलब सीटी वैल्यू ज्यादा। तो सीटी वैल्यू कम आने का मतलब ये हुआ कि डिजीज की सिवियरिटी इतनी नहीं है। अक्सर मरीज आकर ये पूछता है डॉक्टर साहब हमारी सीटी वैल्यू तो इतनी ही रह गई और दूसरे की सीटी वैल्यू इतनी आई। तो भाई सीटी वैल्यू कम आना अच्छी बात है, ये समझना बहुत जरूरी है कि मशीन को एम्पलीफाई किया गया, और एम्पलीफाई करने के बाद आरएनए को ये पता पड़ा कि कम ही साइकिल्स में मशीन ने डिटेक्ट कर लिया। तो सीटी वैल्यू कम आई या सीटी वैल्यू ज्यादा आई से बहुत परेशान ना हो। डॉक्टर सीटी वैल्यू देख करके ये डिसाइड करेगा कि कितनी जो है आपको दिक्कत आ रही है। सीटी वैल्यू कम आई, इसका मतलब मशीन कम घूमी, इसका मतलब वायरस जल्दी पकड़ा गया। अगर वायरस जल्दी पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब जो है वायरस का लोड आपकी बॉडी में ज्यादा।
CT वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब कि मशीन कई बार घूमी लेकिन उसने तब भी जो है वायरस को नहीं पकड़ा, तो इसका मतलब वायरल लोड कम है। तो वायरल लोड कम होना शरीर में अच्छी बात है ना। जी 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 डॉक्टर साहब, एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि उसे पूछ भी लूं कि जो कोविड के मरीज हैं, अगर उनका इलाज चल रहा है और वो नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनको कितने दिन तक अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए नेगेटिव होने के बाद? नेगेटिव होने के बाद मैं आपका पूरा सवाल सुन नहीं पाया। नेगेटिव होने के बाद कितने दिन तक अन्य लोगों से दूरी बना के रहनी चाहिए, या फिर दूरी नहीं बना के रहते हैं तब भी ठीक है? क्या स्थितियां हैं? ये कोविड का जो संक्रमित मरीज है वो पॉजिटिव होने के बाद, इलाज के बाद वो नेगेटिव हो चुका है, तो क्या उसे लोगों से दूरी बनाकर कुछ दिनों तक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जी देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और इसमें कन्फ्लिक्टिंग व्यू है। कई डॉक्टर्स और कई गाइडलाइंस, हमारे स्टेट की भी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जब कोविड नेगेटिव हो गए उसके बाद आप इन्फेक्टिव नहीं है। दो चीजें हो गई, एक अफेक्टेड होता है, एक इन्फेक्टेड होता है। अफेक्टेड का मतलब आप बीमारी से ग्रसित, आप बीमारी से परेशान। इन्फेक्टिव का मतलब हुआ कि आप बीमारी दूसरों को फैला सकते हैं, आप कंटेजियस। तो जब कोविड नेगेटिव हो गया मरीज, उस समय मरीज को ये इन्फेक्टिव वाली जो स्टेज होती है वो खत्म हो जाती है, मरीज अफेक्टेड रह सकता है। और अमूमन ये देखा जा रहा है कि कोविड का मरीज जब ठीक हो रहा है तो एक नई टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। पोस्ट कोविड सिंड्रोम का मतलब ये हुआ कि कोविड के खत्म होने के कई समय बाद भी वो वायरल लोड जाने में, जो एक्सेसिव वायरल लोड होता है वो जाने में थोड़ा समय लेता है। वो जो समय लेता है वायरल लोड जाने में, उसके अंतराल में पेशेंट को कई परेशानियां का सामना करना पड़ता है, जैसे बॉडी फटीग हो गया, मलेरिया हो गया, थकान होना, बार बार बीच बीच में फीवर आ जाना, इस तरीके के कई परेशानियां जो है मरीज कई महीनों तक, कम से कम 2 से 3 महीने तक फेस करता रहता है। तो इसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन आपके सवाल पे वापस आऊं तो बात इतनी सी है कि क्या हमें दूरी बना के रखनी चाहिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद या नहीं बना के रखनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि जब आप कोविड नेगेटिव हो गए उसके बाद भी कम से कम 14 दिन की दूरी आप अपने घर परिवार वालों से बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्फेक्टिव हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है, हाँ, क्योंकि जो है हमें इतना हमें जो है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, हर घर में जो है बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो कि इस समय इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी या प्राकृतिक क्षमता इन्फेक्शन से लड़ने की कम है। तो माइल्ड से मॉडरेट वायरस भी उन्हें अच्छी तरीके से इफेक्ट करेगा, फुल ब्लोन इफेक्ट। तो मेरा ये सुझाव है कि एटलीस्ट कोविड नेगेटिव होने के 14 दिन तक आप कम से कम जो है दूरी बनाए रखें, और उसके बाद जो है आप डेफिनेटली लोगों के पास जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप इन्फेक्ट कर ही देंगे, लेकिन आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, और हम इस समय घर पे वो रिस्क ले नहीं सकते। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है आपसे। मैं जानना चाहूँगा कि ओपीडी की बात जहाँ तक है तो आप उन्हें फीवर के जो डॉक्टर हैं वहाँ पर आप भेज देंगे, लेकिन जो आकस्मिक जो इमरजेंसी में लोग आते हैं, और हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो किसी का और फीवर भी हो पहले से, तो उसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं? किस तरह से वो कैसे समझेंगे कि हाँ भाई उनको तो तुरंत ही दवा की आवश्यकता होगी? तो इस परिस्थिति में आप कैसे हैंडल करते हैं इस परिस्थिति को कि कोविड से भी बचा जा सके, अपने भी उनका संक्रमण ना हो? जी बहुत बहुत सुंदर सवाल देवेंद्र जी। देखिए, इस समय अमूमन जनरल ओपीडी जो है पब्लिक के लिए बंद करी हुई है। जी ठीक है, हम लोग जब माइल्ड कोविड था उस समय हम लोग ये ट्राइजिंग कर रहे थे, हम लोग होल्डिंग एरिया में टेस्टिंग कर रहे थे, और अगर पेशेंट नेगेटिव निकल रहा था तो वो नॉन कोविड में चला जाता था, और अगर पॉजिटिव निकलता तो वो कोविड इलाज में चला जाता था। ये हो गई आसान चीज। इस समय कोविड महामारी इस हद तक फैल चुकी है कि इस समय सरकार ने सिर्फ इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी सर्विसेज ऑन रखी हैं, बाकी सारी जनरल ओपीडी बंद कर दी है। बंद नहीं कर दी है कहूंगा, लेकिन उसको टेलीमेडिसिन पे ले लिया है। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन के बारे में बाद में बात करेंगे, परंतु आपका जो सवाल है वो ये है कि सेमी इमरजेंसी और इमरजेंसी मरीजों को हम कैसे इलाज करें। तो मान लीजिए
कोई एक्सीडेंट का मरीज हुआ या कोई इस तरीके का मरीज हुआ जिसको इमरजेंसी में नीड ट्रीटमेंट की, वो मरीज हमारे पास आता है, आते ही सबसे पहले उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो फिर हम उसको कोविड आइसोलेशन में शिफ्ट करते हैं और उसका इलाज वहां पे होता है। इलाज कैसे होता है? अगर मरीज एक्सीडेंट लेकर के आया या मरीज इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाह रहा है, उसमें जो है हम कोविड आईसीयू और कोविड हॉस्पिटल में मरीज को शिफ्ट करके, वहाँ पे कोविड ऑपरेटरी में मरीज को शिफ्ट करके, हमारे डॉक्टर्स प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके, सैनिटेशन इंश्योर करके, मास्क लगा करके और तब उस मरीज का इलाज करते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो डॉक्टर होगा, वो जो टीम होगी पूरी, वो टीम डेडिकेटेड टीम इस तरीके के मरीजों को, इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी मरीजों को देखने के लिए ही रेडी होगी। वो तुरंत पीपीई किट में ड्रेसअप करेगी, सूटअप करेगी और इमीडिएटली जो है कोविड आईसीयू में, कोविड इमरजेंसी में चली जाएगी और मरीज का इलाज कर देगी। ठीक है, पोस्ट ऑप में उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग रहेगी, जहां पे डॉक्टर्स हमेशा जो है वहां पे अवेलेबल रहेंगे, 24/7 अवेलेबल रहेंगे। राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है, रोस्टर बनता है उसका, तो राउंड द क्लॉक जो है डॉक्टर्स अवेलेबल है। अच्छा, अगर कोविड जांच या रैपिड एंटीजन टेस्टिंग नेगेटिव आती है तो क्या होता है? तो हमने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करी, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग नेगेटिव आया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग एक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कई मायनों में सेंसिटिव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज पॉजिटिव होता है लेकिन एंटीजन टेस्टिंग में वो नेगेटिव आ जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें पता है पेशेंट इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी है, हम स्टिल वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। उस पेशेंट का अगर पेशेंट होश में है, अगर पेशेंट सैंपल दे सकता है तो पेशेंट का नेसोफेरेंजियल सैंपल लिया जाएगा। अगर पेशेंट होश में नहीं है तो एक चीज होती है BAL या ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज मतलब हम सीधे लंग से सैंपल ले रहे हैं, तो ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज में हम लंग से सैंपल लेकर के उसको इमीडिएटली RT-PCR के लिए भेजेंगे अगर नेगेटिव आता है। तब तक अगर पेशेंट की स्थिति स्टेबल है तो पेशेंट को जो है एडमिटेड रखा जाएगा लेकिन आइसोलेटेड रखा जाएगा। अगर पेशेंट की स्थिति बिगड़ रही है तो इमीडिएटली उसको कोविड आईसीयू में शिफ्ट करके पीपीई किट्स पहन करके हमारे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर पेशेंट स्टेबल है और उसको जो है आइसोलेटेड रखा गया है, इतनी देर में जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या RT-PCR है उसकी रिपोर्ट आ जाती है, वो रिपोर्ट हमें नेगेटिव मिल जाती है, तो हम पेशेंट को नॉन कोविड में शिफ्ट कर देते हैं, नॉन कोविड अस्पताल में शिफ्ट करके उसका आगे का इलाज चालू करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, पेशेंट इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी केस है, साथ में कोविड पॉजिटिव भी है, तो पेशेंट को इमीडिएटली हम कोविड आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और वहां पे आगे का इलाज उसको सक्षम इलाज दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और बात सामने आती है कि अगर जो कोई कोविड से संक्रमित मरीज है तो वो अस्पताल में न जा करके घर में आइसोलेट होता है, क्या क्या सावधानियां उसे बरतनी चाहिए इस समय अगर जो घर में आइसोलेट हो तो? देखिए, हर मरीज को, क्योंकि एक ये पैनिक बन गया है, जैसे ही आप कोविड पॉजिटिव टेस्ट होते हैं मरीज एकदम पैनिक में आ जाता है, मुझे अभी अस्पताल चाहिए, अभी रेमडेसिविर चाहिए, अभी ऑक्सीजन चाहिए, अभी बेड चाहिए। तो सबसे मेरा मैसेज है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि समझने की कोशिश करिए, मेडिकल सिस्टम के बेड्स लिमिटेड हैं, हमारे पास बेड्स लिमिटेड हैं। डिजीज को या वायरल इंफेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। डिपेंड करता है कि आप माइल्ड डिजीज में हैं, मॉडरेट डिजीज में हैं, सीवियर डिजीज में। माइल्ड डिजीजेस के कई पेशेंटों को हम होम आइसोलेशन से ट्रीट कर सकते हैं और मैक्सिमम हो भी यही रहा है कि जो माइल्ड पेशेंट है वो होम आइसोलेशन में रह रहा है और उसको वहीं पे इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर एक बारी या 2 बारी दिन में फोन कर रहा है। प्रिकॉशंस के हिसाब से समझने की बहुत जरूरत है कि वायरल इन्फेक्शन एक बहुत मुश्किल इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन भाई ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई नहीं, ये वुहान का एक नेचुरल इन्फेक्शन है, जब से धरती है तब से कोरोना वायरस, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप में बता दूं, जब से धरती शुरू हुई है तब से हमारे पास कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन इस तरीके का होता है कि नॉर्मल फ्लू की तरह आता है और कट जाता है और कई बार इंसानों में होता भी नहीं था। ये शुरू हुआ वुहान से और हम तो पूरी तरीके से इसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर मानेंगे, इसको चाइनीज वॉरफेयर मानेंगे, क्योंकि वायरस की इतनी क्षमता कि वो इस तरीके से रेप्लिकेट कर जाए, इस तरीके से जो है म्यूटेंट हो जाए। आप खुद सोचिए, आदि मानव को यहाँ तक पहुंचने में और मेरे आपके बात करने में हजारों साल लगे, तो हमारा दिमाग विकसित हुआ, हमारा शरीर विकसित हुआ, तो वायरस में ऐसा क्या जादू हो गया कि साल भर के अंदर अंदर वो इतना इन्फेक्टिव हो गया कि हर किसी को इन्फेक्ट कर। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर।
रही बात होम प्रिकॉशंस की, तो जो मरीज होम में है वो बिल्कुल समझ ले कि आप अच्छे से संक्रमित अगर हैं तो एक अलग कमरा ले लें, एक अलग वॉशरूम यूज करें, घर वालों के कपड़ों के साथ अपने कपड़े मिक्स ना करें। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप संक्रमित हैं तो आपके आसपास अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखें। आपका भोजन, आपका खाना आपके कमरे पे आए, रादर देन कि आप डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठ करके या भोजन का सेवन करें। कुछ दवाइयां हैं जो कि इस समय दी जा रही हैं स्टेट गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे कि आइवरमेक्टिन दी जा रही है, एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है, डॉक्सीसाइक्लिन दी जा रही है, और कुछ मल्टीविटामिन के बारे में बताया जा रहा है जैसे कि विटामिन सी और जिंक। तो जिन केसेस में डायरिया है, जिंक उस डायरिया को कंट्रोल करने में मदद करता है, विटामिन सी आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। बाकी डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब्स पे काम करती है, यानी जीवाणु पे बहुत वाइड स्पेक्ट्रम जीवाणु पे काम करती है। इसी तरीके से आइवरमेक्टिन एक एंटीवायरल है, और फाइनली एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो हम मरीज को देते हैं। साथ ही में मरीज को ये कहते हैं कि आप स्टीम का 2 बार इस्तेमाल करिए। देखिए, स्टीम बहुत कारगर नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं आप स्टीम ले लो, स्टीम ले लो, स्टीम ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोरोना वायरस पोस्टीरियर नेजल साइनस में जाकर के अडेप्ट होता है या अटैच होता है। पोस्टीरियर नेजल साइनस में अटैच होने के कारण स्टीम जब हम लेते हैं तो वो एंटीरियर नेजल साइनस या नाक के सामने की साइनसेस पे इफेक्ट करता है, लेकिन नाक के पीछे जो छुपा हुआ वायरस है उस तक वो स्टीम कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी है तो बहुत लिमिटेड मात्रा में पहुंचती है। ठीक है, तो स्टीम कोई जादू नहीं है। स्टीम आपको जो है बिल्कुल ठीक करके खड़ा नहीं कर देगा, लेकिन स्टीम आपका वायरल लोड करने में डेफिनेटली मदद करेगा। और माइल्ड केसेस में ये पाया गया है, कई शोध हमने पढ़े हैं जिसमें जो है ये बताया गया है कि माइल्ड केसेस में स्टीम बहुत कारगर है। तो 15-15 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वैसे ही गर्मी का मौसम चल रहा है, स्टीम लेना आसान बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन 15-15 मिनट दिन में 2 बार स्टीम जरूर लें, और अगर हो सके तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का सेवन करें। समय की हमारे पास कमी है, इसलिए चलते चलते एक सवाल का और जवाब चाहेंगे कि जो घर में आइसोलेट हैं उनके परिवार वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जल्दी से इस सवाल का हम जवाब चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है सर। बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, संक्षिप्त में आपको ये बताऊं कि अगर कोरोना मरीज आपके घर में है, कोरोना संक्रमित मरीज आपके घर में है, तो फिर जो है ये जरूर ध्यान रखें कि वो मरीज अपना ख्याल रख रहा है कि नहीं, उससे पर्याप्त दूरी बना के रखें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मरीज को अगर आप भोजन देने जा रहे हैं तो पर्याप्त मास्क का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि N95 मास्क इस्तेमाल करें। अगर N95 मास्क नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो एक 3 प्लाई मास्क आता है, उस 3 प्लाई मास्क को डबल करके लगाएं। ठीक है, ये इसका जरूर ध्यान रखें कि एक पर्याप्त 2 मीटर की दूरी हमेशा उससे बनी हुई है। भोजन में उस मरीज को पौष्टिक आहार दें, तो ये नहीं सोचें कि नहीं मरीज बीमार है तो खिचड़ी दलिया ही खिलाते चले जाएंगे, तो उसको अच्छा पौष्टिक आहार दें, लेकिन सुरक्षित रहें। जब अंदर जाएं तो ग्लव्स जरूर पहने, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, उस वॉशरूम को ना इस्तेमाल करें जिस वॉशरूम में वो है। मरीज के जो कपड़े हैं उनको पहले डेटॉल में भिगा करके या किसी एंटीसेप्टिक में भिगा करके फिर उसको गर्म पानी से धो करके तब फिर धूप में सुखाने का प्रयास करें। और हमेशा जो है एक जो भय बना हुआ है कि नहीं हमें घबराहट हो रही है कि हमारे घर में कोरोना मरीज आ गया, इस भय से बचें। और एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन हो गया कि अरे उनके घर में तो कोरोना मरीज है, तो इस एक प्रोसिक्यूशन को और बढ़ावा ना दें। एक बीमारी है, एक नॉर्मल सी बीमारी है, ठीक है, परेशानियां आ रही हैं, हर मेडिकल सिस्टम में आ सकती हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि सोसाइटी में बहिष्कार का जो ये तरीका अपनाया गया है कि वो कोरोना मरीज है उससे सब दूर तक सब गायब हो गए, तो इसका ये ना करें, क्योंकि सोसाइटियल आइसोलेशन जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। वो मरीज ऑलरेडी पीड़ित है, वो ऑलरेडी परेशान है, उससे रेगुलर बेसिस पे बात करें, उसका हाल चाल लें, उसका मनोबल बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो हम फिर किसी मुद्दे पे आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर के देखा गया है कि डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि कोविड के मरीजों का इलाज अस्पताल में किस तरह से होता है, और अगर जो आप घर में आइसोलेट हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।